बजट 2026 के फाइनली सारे के सारे की हाइलाइट्स और उनका फाइनली स्टॉक मार्केट पे किन किन सेक्टर्स पे क्या क्या इंपैक्ट होने वाला है, सारी चीजें डिटेल में आइए जानते हैं। तो जितने भी बजट 2026 के जो भी की अपडेट्स है, साथ में जो टॉप 6 सेक्टर है जिसपे गवर्नमेंट का ज्यादा बजट अलोकेशन रहा है और उन सेक्टर्स में कौन कौन से शेयर्स डील करते हैं, लाइक जो भी सेक्टर्स है अपन आगे पूरी बात करेंगे, वो सारे सेक्टर और बजट के जो भी की अपडेट्स है उनकी अपन बात करते हैं। हालांकि आप लोगों को पता तो पड़ गया होगा, आज का मेन चीज तो आपको ऊपर ऊपर से पता पड़ गया होगा, जिसमें आपका पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग मेरा पोर्टफोलियो लाल लाल आपको दिख ही रहा होगा आज का। तो सारी चीजें अपन आज डिटेल के अंदर बात करते हैं। पर ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे टाइमलाइन दे दूंगा, क्योंकि मैं क्या करूंगा, इसके अंदर सारी चीज समझाऊंगा। स्टार्टिंग इनकम टैक्स की चीजें भी समझाऊंगा थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर से, कि इनकम टैक्स में क्या क्या चेंजेस आए वो सब भी। फिर उसके बाद अपन मूव ऑन होंगे कि स्टॉक मार्केट पे क्या क्या चेंजेस आए। तो जिनको केवल स्टॉक मार्केट के चेंजेस देखने हैं, मैं नीचे टाइमलाइन दे दूंगा, आप टाइमलाइन से डायरेक्टली वहां पे मूव ऑन करके स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट क्या क्या है वो देख सकते हो। जिनको पूरा देखना है वो पूरा देख लेना। तो मैं नीचे टाइमलाइन दे दूंगा, आप वो चीज देख सकते हैं, स्टॉक मार्केट पे कौन कौन से चेंजेस आए, शेयर्स कौन से। तो पूरा डिटेल वाइज एक एक सेक्टर वाइज देखेंगे, कौन से सेक्टर पे, हेल्थ केयर सेक्टर है, चाहे डिफेंस है, चाहे एनर्जी है, चाहे रेलवे, सारे सेक्टर पे एक एक करके बात करेंगे अपन आगे। और उनमें कौन कौन से शेयर्स है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, उन फंडामेंटल शेयर्स की भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले एक मैं ओवरऑल आपको ऊपर ऊपर से बजट की बात करता हूं कि नॉर्मल बजट का एक ओवरऑल क्या था, फिर अपन लाइन वाइज चलेंगे कौन से सेक्टर का क्या था, एक एक करके पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। पहले मैं नॉर्मल बात कर लेता हूं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जितनी गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, उन्होंने पिछले साल से 9% इंक्रीज करे हैं। इस बार कैपेक्स का बजट 12.2 लाख करोड़ तक पहुंच गया। अच्छी बात यह कि जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट कर रहे हैं, जितना फिस्कल डेफिसिट टारगेट कर रहे हो 4.3% ऑफ जीडीपी कर रहे हैं, जो पहले 4.4 था, अब उसको 4.4 से 4.3 मतलब कम कर रहे हैं फिस्कल डेफिसिट। अच्छी बात है। अच्छे सेक्टर कौन कौन से, हालांकि अपन आगे डिटेल में बात करेंगे, पर इन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग, जो स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर और बायोफार्मा की बात करी है, वो ज्यादा अच्छे सेक्टर है कि जो सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 इन्होंने चलाया है और बायोफार्मा के इन्होंने कुछ बजट एलोकेशन ज्यादा करा है। ये सेक्टर थोड़े अच्छे ग्रोइंग में। रेलवे के अंदर इन्होंने 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का अनाउंस करा है कि ये उनको बनाने, उसके बावजूद भी हालांकि रेलवे के सेक्टर गिरे हैं, उस रेलवे के शेयर गिरे, दैट आई एग्री, उसके अपन पूरी बात आगे करेंगे। एनर्जी के अंदर भी इन्होंने कुछ बजट एलोकेशन रखा है, अपन ये सारी बातें अब आगे करते हैं। उसके पहले बजट को अपन हर एक सेक्टर वाइज देखने के पहले एक बार मैं बेसिक बेसिक इनकम टैक्स वगैरह के और जो तुम्हारे रिलेवेंट चेंजेस है आप लोगों के लिए, मैं एक बार वो बता देता हूं फटाफट से, इनकम टैक्स वगैरह में क्या क्या मेजर चेंजेस आए ताकि जो आपको इंपैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं, इनकम टैक्स स्लैब के अंदर कोई भी चेंजेस एज सच आया नहीं है। बस हाँ, पहले जो इनकम 3 लाख तक जिसपे 0% लगता था, वो 4 लाख तक कर दिया न्यू रिजीम में। हालांकि वही ओवरऑल जो 12 लाख तक जीरो टैक्स लगता है, ओवरऑल तो वही रहेगा रिबेट लग के। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो जाएगा। जो रिटर्न फाइलिंग होती थी रिवाइज वाली, पहले रिवाइज रिटर्न फाइलिंग 31 दिसंबर तक होती थी, उसकी डेट एक्सटेंड करके 31 मार्च कर दी। कुछ नॉमिनल फीस आपको देनी पड़ेगी। रिटर्न फाइलिंग आईटीआर 1 और 2 के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आया, 31 जुलाई तक करनी पड़ेगी। पर उसके अलावा जो बिजनेसेस है, बाकी बिजनेसेस है जिसमें नॉन ऑडिट, जो ऑडिट नहीं होते, उसकी डेट बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी गई है। और उसके बाद अब कुछ कुछ आइटम सस्ते हुए हैं, जो कस्टम ड्यूटी वगैरह सस्ती हुई है, जैसे कैंसर ड्रग से 17 लाइफ सेविंग कैंसर ड्रग है जो अपन इंपोर्ट करते हैं, उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे माइक्रोवेव ओवन, स्मार्टफोन, टैबलेट, तो ये अब कंपेरेटिवली सस्ते हो सकते हैं, ये सारे आइटम सस्ते हो सकते हैं। तो इनकी इंडस्ट्री को भी बेनिफिट मिलेगा जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करती है। आगे बात करेंगे अपन डिटेल में। ग्रीन एनर्जी को थोड़ा बढ़ावा दिया गया है, साथ में लिथियम आयन बैटरी को जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो जो भी अपन को चाहिए होता है, वो इंपोर्ट पे भी मतलब अप्रोक्स 0 कस्टम ड्यूटी कर दी गई है। पर्सनल, पहले पर्सनल इंपोर्ट में आपको जहां पे 20% ड्यूटी देनी पड़ती थी, कुछ आइटम लाते थे, अब आपको 10% देनी है। एविएशन के कोई कंपोनेंट होते हैं एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, डिफेंस के जो एयरक्राफ्ट होते हैं, ऐसा कुछ, वो अपन जब इंस्ट्रूमेंट मतलब उसके कुछ भी रॉ मटेरियल कैपेक्स अपन इंपोर्ट करते हैं, उस पर भी 0 ड्यूटी कर दी है। तो ये सारी चीजें आपको सस्ती देखने को मिलेगी। पर हालांकि जो लग्जरी गुड्स है, लाइक जो भी एल्कोहलिक बेवरेजेस है अपन इंपोर्ट करते हैं, सिगरेट, पान मसाला या एमोनियम फॉस्फेट जो फर्टिलाइजर है, या फिर हाई एंड कैमरा फिल्मिंग इक्विपमेंट, ये सब महंगे हो गए। ये एक बेसिक ओवरव्यू है। और उसके बाद टीसीएस की मैं बात करूं तो आप लोगों को पता होगा टीसीएस भी कम हो चुका है, जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स जो पहले हुआ करता था 5%, अब 2% हो चुका है। अगर आपको किसी को भी रुपए भेजने इंडिया के बाहर, एजुकेशन या मेडिकल रेमिटेंस भी, तो पहले 5% था, वो 2% हो चुका है, वो सस्ता हो चुका है। अब ये एक स्क्रीन पे लिस्ट है, आप चाहो तो 2 सेकंड में स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे करता हूं कि कौन सा आइटम सस्ते हुए, कौन से महंगे हुए, आप एक बार देख लेना। अपन एक अब आगे फाइनली बात करते हैं अपने स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, कि स्टॉक मार्केट पे क्या क्या इंपैक्ट आएगा, स्टॉक मार्केट रिलेटेड आपके क्या क्या सेक्टर से, उसके कौन कौन से शेयर से। अब ये चीज अपन डिटेल में बात करते हैं सेक्टर वाइज।
स्पेसिफिक सेक्टर देखने के पहले एक बार ओवरऑल देखते हैं कि स्टॉक मार्केट पे मेनली क्या क्या इंपैक्ट आया है अपना। पहले एक बार ओवरऑल देखते हैं। जो सबसे गंदा आज नेगेटिव इंपैक्ट आया जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो और मेरा पोर्टफोलियो भी लाल लाल दिखा है, वो सबसे गंदा जो ये अभी गवर्नमेंट ने करा है, एफ एंड ओ पे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स बढ़ा दिया है। जहां पे पहले फ्यूचर्स पे 0.02% एसटीटी लगता था, वहां पे डायरेक्ट डबल से भी ज्यादा करके 0.05% कर दिया है। ऑप्शन जहां पे 0.1% एसटीटी था, वहां पे 0.15% कर दिया है। तो अब हालांकि ये हो गया है कि जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं इंडिया के, उनको अब इंडिया का मार्केट इतना ज्यादा अट्रैक्टिव दिख नहीं रहा, इतना बड़ा एसटीटी जनरली पे नहीं कर सकते, उनका रोज का काम है ट्रेडिंग करना। तो जो बड़े बड़े ट्रेडर है अब वो इंडिया से शायद एग्जिट होके मेन पोजीशन अपने इंडिया के बाहर वाले मार्केट में रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी नेगेटिव चीज है। सबसे बड़ा जो आपको इंपैक्ट मिला है स्टॉक मार्केट में नेगेटिव वाला, सबसे मेन फैक्टर उसका यही था। हालांकि एक पॉजिटिव चीज करिए, पर ऐसे अपन लोगों के लिए ज्यादा काम की है नहीं। जो भी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, पीआरओआई जो लोग जानते समझते हैं उनको, तो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया लोग, वो अब इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ा दी गई है। वो पहले इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट की लिमिट उनकी 5% हुआ करती थी, अब उसको इंक्रीज करके 10% कर दी गई है। शेयर बायबैक, ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। शेयर बायबैक पे जब भी आप बायबैक पे अप्लाई करते थे, तो पूरा का पूरा जितनी भी आपको पैसा मिला है उसको पूरा का पूरा डिविडेंड इनकम मान लिया जाता था और पूरे पे टैक्स लग दिया जाता था। तो वो गलत हुआ करता था, अपनी बहुत बार इस पे बात हुई थी। तो अब फाइनली उसको वापस से गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन मान लिया है कि जितना भी आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला है, मतलब सेम कैपिटल गेन जो होता है, जितनी आपकी शेयर परचेज की कॉस्ट थी वर्सेस जितने में आपने उसको वापस से बायबैक में कंपनी को बेचा, तो उसको कैपिटल गेन मान लिया। ये एक अच्छी चीज है, इससे अपना टैक्सेशन कम हो जाएगा। पर वो ये प्रमोटर इसका इलीगल बेनिफिट ना उठाए, इस वजह से प्रमोटर्स को एक्स्ट्रा बायबैक टैक्स भी देना पड़ेगा। अगर वो कॉर्पोरेट प्रमोटर है तो 22% देना पड़ेगा, और अगर नॉन कॉर्पोरेट प्रमोटर है, इंडिविजुअल प्रमोटर है, तो उसको 30% देना पड़ेगा। तो मेन ये कुछ फैक्टर है जो अपन को ध्यान में रखने हैं टैक्सेशन वाले रिलेटेड, जिसने स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट करा है। अब अपन चलते हैं सेक्टर वाइज क्या इंपैक्ट आया। ओवरऑल आपको पता है, ओवरऑल जो इंपैक्ट आया पूरा नेगेटिव आया है। मार्केट लगभग 500-600 पॉइंट से भी नीचे गया है। अब वो क्यों गया है, सबसे मेजर फैक्टर ये था। दूसरा फैक्टर था अपने भारत के कुछ फिन इन्फ्लुएंसर, जिन्होंने बिना बजट पढ़े, बिना कुछ करे, डायरेक्ट बोलना शुरू हो गए थे कि एनर्जी पे कोई एलोकेशन नहीं है, डिफेंस पे कोई एलोकेशन नहीं है, रेलवे पे कोई एलोकेशन नहीं। नहीं भाई, आप अगर उसको ध्यान से पढ़ते, थोड़ी देर रुकते, सब करते, देखने के बाद अगर आप लोगों को गाइड करते, तो पता पड़ता डिफेंस पे भी एलोकेशन है, एनर्जी पे भी एलोकेशन है, सब पे एलोकेशन था प्रॉपर तरीके से। एलोकेशन में ऐसा कोई दिक्कत थी नहीं। पर अपन आगे बात करते हैं, कुछ लोगों ने पहले से ही मार्केट में हड़कंप मचा दिया था, ये अफवाह फैला फैला के। पर अपन डिटेल में आगे बात करते हैं। तो मैं सेक्टर वाइज आपको इंपैक्ट बताता हूं, एक एक करके सेक्टर की बात करेंगे। सबसे पहला जो पॉजिटिव सेक्टर है, जिनका पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, उसकी बात करता हूं। तो ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जिसकी वीडियो अपन ने पहले भी बनाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको टॉप 7 शेयर्स बताए थे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और ये भी बोला था बजट के अंदर एज वेल एज गवर्नमेंट इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। आप लोगों ने जिन्होंने वीडियो देखी होगी आपको पता होगा। तो वहां पर अब गवर्नमेंट ने उनका जो कैपिटल आउटले, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो डबल करके ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ तक डाल दिया है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंदर, कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है आप इंडिया में बनाओ आप उसको। साथ में वो सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 भी लिया है कि इंडिया के अंदर ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करो। तो ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर है, इसकी वजह से इंडिया के अंदर जो भी इस इंडस्ट्री के रिलेटेड शेयर है, शायद वो भाग सकते हैं। ये कुछ शेयर के एग्जाम्पल है, देखो मैं बता दूं, ये शेयर्स के सिर्फ एग्जाम्पल है, ये मैं कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, ये चीज प्लीज ध्यान रखना। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, कुछ एग्जाम्पल है कि ये वाली जो कंपनीज है ये इनमें डील करती है। और हालांकि इनके अंदर भी अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। इसकी मैंने टॉप 7 जो भी कंपनीज थी जो मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग थी, उसकी मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस करा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, या आप प्लेलिस्ट पे चैनल पे जाके आराम से देख सकते हो। तो अब ये टाटा एलेक्सी, केन्स टेक्नोलॉजी, मॉसशिप टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक्नोलॉजी, सीजी पावर, ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है, ये कुछ ऐसी कंपनीज है जो इस इंडस्ट्रीज में काम करती है। साथ में टीसीएस और विप्रो को भी बेनिफिट होगा। टीसीएस विप्रो को क्यों बेनिफिट होगा, क्योंकि कंपनी मतलब गवर्नमेंट ने टैक्स हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया 2047 तक। जो भी फॉरेन क्लाउड प्रोवाइडर इंडिया का डाटा सेंटर यूज लेंगे, जो भी फॉरेन क्लाउड प्रोवाइडर इंडिया का डाटा सेंटर यूज ले रहे हैं, तो उनको यहाँ पे टैक्स एग्जेम्पशन दे दिया 2047 तक। और साथ में उनका टैक्स स्ट्रक्चरिंग रिजीम भी इजी कर दिए उनके लिए, कि अगर अब जो लोग समझते हैं सेफ हार्बर मार्जिन क्या होता है, अब जो लोग इतना टेक्निकल समझते हैं वो समझ जाएंगे कि उनके लिए सेफ हार्बर मार्जिन, कि अगर वो 15.5% तक अपनी मार्जिन डिक्लेयर कर रहे हैं तो कोई भी इशू नहीं है, इतना गवर्नमेंट को एक्सेप्टेबल है। तो इसलिए टीसीएस विप्रो को इससे बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो बाकी मैं वापस बता दूं, दिस इज नॉट बाय सेल एडवाइस, बस मैं बता रहा हूं कि ये वाली इंडस्ट्री के कौन कौन सी कंपनीज डील कर
करती है और इनकी मैंने डिटेल वीडियो डाली हुई है एक ही के अंदर, आप याद से देख लेना। सेम डिफेंस इंडस्ट्री, अब लोगों का कहना था कुछ फ्री इन्फ्लुएंसर का जिन्होंने पूरी वीडियो देखी नहीं, पूरा निर्मला सीतारमण जी को देखा नहीं था, पूरा कुछ पढ़ा नहीं था, डायरेक्ट बस एक ने बोला अगला बोलना शुरू हो गया था कि डिफेंस पे कोई एलोकेशन नहीं, कोई एलोकेशन नहीं है। एलोकेशन डिफेंस पे पिछली बार से भी ज्यादा एलोकेशन है, पिछली बार से भी 15% ज्यादा एलोकेशन है, इस बार 7.85 लाख करोड़ का एलोकेशन है। उसमें 2.19 लाख करोड़ उसको इंस्ट्रूमेंट को मॉडर्नाइज करने के लिए भी एलोकेट करा है। इवन बेसिक कस्टम ड्यूटी जो होती है ना एयरक्राफ्ट के जो भी पार्ट होते हैं, जो भी एरोप्लेन बनाने के लिए पार्ट्स होते हैं, वो जो अपन इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करने पे जो भी बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो भी एग्जेम्प्ट कर दी गई है। तो अपन यहाँ पे जो एरोस्पेस के मटेरियल बनाएंगे, हेलीकॉप्टर बनाएंगे डिफेंस वाले, वो सब लगभग अब सस्ते पड़ने वाले हैं, उनको बूस्ट मिलेगा इन चीजों को। तो ये अच्छा खासा एलोकेशन डिफेंस पे करा है, बट द पॉइंट इज डिफेंस पे अच्छा खासा एलोकेशन करने के बाद भी मार्केट टूटा है, डिफेंस के शेयर तो भी आज टूटे हैं। रीजन इज जो मेन गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा गेम बजाया था वो एसटीटी का बजाया था। एसटीटी के बाद लोगों के सेंटीमेंट वैसे भी पूरे स्टॉक मार्केट को लेके खराब हो चुके थे। अगर आपने स्पीच के साथ, अगर आप जो निर्मला सीतारमण जी की स्पीच चल रही थी उसके साथ अगर आप स्टॉक मार्केट देख रहे थे, जैसे ही चीजें अनाउंस होती रही स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट पड़ता गया। सबसे बड़ा इंपैक्ट एसटीटी का आया था। मेन पॉइंट तो एसटीटी पूरा का पूरा गेम ही बदल चुका है एसटीटी ने। दूसरा इसका पॉइंट था कि लोगों को 10-15% इंक्रीज होने की ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन थी कि 10-15% बजट मतलब डिफेंस पे इंक्रीज ही होगा, तो ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन थी और उतना ही इंक्रीज हुआ। तो इसलिए लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दी थी, क्योंकि कुछ एक वीक से वे थोड़े परसेंटेज से डिफेंस के शेयर बढ़ना शुरू हो गए थे, तो लोगों ने अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दी थी। तो जितना एक्सपेक्टेशन था उतना ही बढ़ा, तो मेन एसटीटी और जितना एक्सपेक्टेशन था उतना ही बड़ा। एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी शेयर की प्राइस में बिल्डिंग थी। कोई भी इवेंट होने वाला होता है ना, तो जिस दिन इवेंट होता है उस दिन जरूरी नहीं है ज्यादा हड़कंप हो। अगर आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कुछ चीज हुई है तो हमेशा शेयर की प्राइस गिरेगी, क्योंकि अगर ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाती है, लोगों को कुछ को ओवर एक्सपेक्टेशन होती है तो उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पाती। शेयर मार्केट हमेशा ऐसे चलता है कि मार्केट में जो इन्फॉर्मेशन आने वाली होती है वो पहले से शेयर की प्राइस में बिल्ट इन होती है, तो इस वजह से ये गिरा है। पर हालांकि लॉन्ग टर्म में बात करूं तो लॉन्ग टर्म में डिफेंस सही जाने वाला है, क्योंकि इंडिया की जो कुछ कंपनीज है लाइक एचएएल, बीईएल, बीडीएल, डाटा पैटर्न, मेजागन डॉक, कोचिंग शिपयार्ड, ये मेजागन डॉक और कोचिंग शिपयार्ड जो भी है, शायद आपको नाम नहीं दिख रहे होंगे यहाँ पे, तो ये मेजागन जो है, मेजागन डॉक, कोचिन शिपयार्ड, ये नेवी की शिप्स भी बनाती है। एचएएल जो है, एचएएल एक तरह की मोनोपोली है। अब मान लो जो एरोस्पेस एरोप्लेन्स जो होते हैं, मतलब एरोप्लेन जो एयरक्राफ्ट होते हैं आर्मी वाले, वो उसके हेलीकॉप्टर वगैरह होते हैं, वो एचएएल अकेला बनाता है। मोनोपोली इंडिया में आप एक तरह से इसको मान सकते हो। तो इन शेयर का डिटेल एनालिसिस भी एचएएल, बीएल, बीडीएल, डाटा पैटर्न, मेजागन डॉक, कोचिंग शिपयार्ड, इनका पूरा डिटेल मैंने एक ही वीडियो में बजट आने के पहले अनाउंस कर दिया था कि डिफेंस को अच्छा खासा मतलब एलोकेशन मिलने वाला है, वो सबको प्रेडिक्टेबल था। तो मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं टॉप 7 डिफेंस शेयर की, वो आप देख लेना, मैं नीचे लिंक भी अटैच कर दूंगा, आप ये डिटेल के अंदर देख सकते हो। हालांकि इनके कौन कौन से शेयर में और आगे डिटेल में एक बार बात करूंगा। उसके बाद अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर पे, पर अगर उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज एक बार लाइक कर देना, चैनल याद रख के सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन आप प्रेस कर देना, फिर अपन आगे चलते हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं पावर एंड एनबीएफसी, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत पहले एक बार डिटेल, मतलब आज के 1-1.5 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी पीएफसी और आरईसी पे कि ये कुछ अंडर वैल्यूड जेम है एट प्रेजेंट, और यही हुआ है। गवर्नमेंट ने पीएफसी और आरईसी को वापस से रिस्ट्रक्चरिंग करने की बात करी है, क्योंकि आने वाले 10 साल के अंदर गवर्नमेंट को एस्टिमेट हो गया, पीएफसी और आरईसी का काम क्या है, ये एक तरह की एनबीएफसी है जो पावर सेक्टर को लोन देती है। तो गवर्नमेंट को पता पड़ गया अप्रोक्सीमेटली 46 लाख करोड़ तक का लोन देने की जरूरत पड़ सकती है आने वाले 10-15 साल के अंदर। तो गवर्नमेंट इनको कुछ इस तरह से रिस्ट्रक्चर करेगी ताकि इनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए लोन देने की, तो मतलब इनको ओवरऑल कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा। तो आरईसी और पीएफसी अगर आप देखोगे आज थोड़ा सा बढ़ा ही था, फाइनली जितना मुझे लास्ट याद है थोड़ा सा बढ़ा ही था, पर इन पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आया था। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है आरईसी और पीएफसी के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवेज पे टोटल एलोकेशन हुआ है 12.2 लाख करोड़ का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी गवर्नमेंट को बनाने, इंक्लूडिंग रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटरवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ 12.2 लाख के बनाने। उसमें से भी मैं स्पेसिफिक रेलवेज की बात करूं तो रेलवे पे जो एलोकेशन हुआ है वो 2.65 से 2.75 लाख करोड़ का रेलवे पे एलोकेशन हुआ है। रेलवे पे मेनली क्या बोला है, रेलवे पे मेनली गवर्नमेंट ने बोला है कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने हैं। साथ में जो कुछ कवच सेफ्टी सिस्टम, अगर आपको पता होगा वंदे भारत वगैरह और जो नई इनोवेटिव ट्रेन में उसमें कुछ कवच सेफ्टी सिस्टम की बात चल रही थी, मैंने बहुत से ऑर्डर्स ऑलरेडी चले गए थे, इंस्टॉल होना शुरू हो गए, तो उस पर भी गवर्नमेंट ने फोकस करा है। तो ये वाले पॉइंट है। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मेन ऑर्डर्स किसके पास जाते हैं,
L&T, PNC इंफ्राटेक, KNR कंस्ट्रक्शन, ये कुछ कंपनीज है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डील करती है, जिनके पास गवर्नमेंट ऑर्डर्स भी आते हैं। साथ में अब रेलवे के अंदर कौन से स्टॉक डील करते हैं? आरवीएनएल, आईआरसीटीसी। हालांकि आरवीएनएल, आईआरसीटीसी रेलवे के जो शेयर है वो आज भी टूटे। रीजन सेम दो ही जो मैंने आपको डिफेंस को समझाए थे वो के वही, कि एक तो जो एसटीटी टैक्स था उसने पूरा काम खत्म कर दिया था, दूसरा जो भी कैपेक्स की न्यूज थी ना कि इतना कैपेक्स तो लगेगा, ये लोगों ने ऑलरेडी इसके प्राइस में इन कर चुके थे कि हाँ इतना कैपेक्स तो आएगा ही आएगा, तो कोई एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नहीं आया यहाँ पर, कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कर दिया। बट हाँ, रेलवे के अंदर तो रेलवे का जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज वगैरह है, ये सेक्टर ग्रोइंग है ओवरऑल, कि जो वंदे भारत ट्रेन आएगी, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आए दिन इंक्रीज ही होगा। कभी अपन वापस से इसको डिमिनिश नहीं करेंगे कि नहीं अब इंफ्रास्ट्रक्चर खराब कर देते, नहीं, ये इंक्रीज ही होगी चीजें। तो ओवरऑल सही सेक्टर है। फिर बायो फार्मा और हेल्थ केयर की मैं बात करता हूं, जिसमें 10,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने बोला है, आउटले बोला है कि वो बायो फार्मा के ऊपर लगाने वाले हैं, जो पिछली बार के कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेटली 9% इंक्रीज हुआ है। इवन कस्टम ड्यूटी, मतलब आपको पता है मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था 17 ऐसे ड्रग्स है जिस पे कस्टम ड्यूटी इन्होंने वेव ऑफ कर दी कि इन पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। तो जो हेल्थ केयर कंपनी है वो भी ग्रो होने वाली है। हेल्थ केयर में जो स्पेसिफिक में बात करता हूं, अगर मतलब कौन कौन सी कंपनी डील करती है, देखो ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, बाकी आप आपके हिसाब से देख लेना। बायोकॉन हो गया, मैक्स हेल्थ केयर हो गया, मैक्स हेल्थ केयर है, बायोकेन है, सिंजेन है, डॉक्टर रेडी, ये कुछ लिस्टेड कंपनी है जो इनके अंदर डील करती है। तो ये इनके सेक्टर्स हैं। अब अपन उसके आगे बात करते हैं, उसके बाद ये नेक्स्ट, उसके बाद है रिन्यूएबल एनर्जी। अपना रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी लोगों ने पता नहीं क्यों फिर इन्फ्लुएंसर ने इंस्टाग्राम वगैरह पे आके बोल दिया था कि कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ, कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ, कोई बजट एलोकेशन नहीं हुआ। नहीं भाई, हुआ था। तो आप पहले चैनल को, अगर आपको वीडियो सही लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, याद रख के चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन भी प्रेस कर देना। तो चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस करने से फायदा ये होगा कि अगर आपने नहीं करा तो आपको वीडियो लेट मिलेगी, और स्टॉक मार्केट फाइनेंस वाली वीडियो जितनी आपको लेट मिलेगी, जब तक वो वीडियो बर्बाद हो चुकी होगी, आप कुछ कर नहीं पाओगे, मतलब कोई सेंस नहीं होगा उसके बाद। तो इसलिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। अब अपन आगे चलते हैं। साथ में अब वो इंस्टाग्राम पे अपडेट अगर आपको चाहिए तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम की प्रोफाइल भी मेरी अटैच कर दूंगा। आप पे मैं कुछ भी होता है नया तो मैं हाथों हाथ रील डाल देता हूँ, तो आप फॉलो कर सकते हो। तो अब रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी गवर्नमेंट ने अच्छा खासा एलोकेशन करा है, कि जो पीएम सूर्यग्रह मुफ्त बिजली योजना थी, उसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती थी, सब्सिडी वगैरह देती थी। जो भी सोलर पैनल लगाता था, आपको पता है सोलर पैनल अगर आप लगाते हो अभी घर पे तो आपको सब्सिडी मिलती है। तो अभी पिछली बार वो 17,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने बोला था, इस बार 22,000 करोड़ का बोला है। 10 मिलियन हाउस होल्ड घरों में इनका है कि टारगेट है कि वो टारगेट सोलर पैनल लगवा देंगे। वैसे पीएम कुसुम योजना है जिसमें सोलर पंप और सोलर फॉर फार्मर्स के कनेक्शन लगाए जाते हैं, मतलब फार्मर्स को सोलर की फैसिलिटी दी जाती है, सोलर पंप्स दिए जाते हैं। पिछली बार वो 2,600 करोड़ था, इस बार लगभग डबल होके 5,000 करोड़ तक का उसका बजट हो गया। सोलर पावर ग्रिड 1,775 करोड़। सीसीयूएस अगर आपको पता है, कार्बन कैप्चर वाला, तो कार्बन कैप्चर स्टोरेज वगैरह वाला, तो उस पर 20,000 करोड़ का लोकेशन है। ग्रीन हाइड्रोजन पे 600 करोड़ का, जो पिछली बार से डबल है। विंड एंड अदर एनर्जी पे भी 551 करोड़ का है। इवन उसके अलावा इन्होंने, ये सब तो बजट एलोकेशन है रिन्यूएबल एनर्जी पे जो बहुत ज्यादा है, पिछली बार से भी ज्यादा है। उसके बाद भी गवर्नमेंट ने कुछ एक्स्ट्रा भी और चीजें, मतलब एक्स्ट्रा भी कुछ चीजें करी है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। कस्टम ड्यूटी उन्होंने वेव ऑफ कर दी है। लाइक न्यूक्लियर के लिए उन्होंने कस्टम ड्यूटी वेव ऑफ कर दी कि कोई भी अगर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगाना है अगर आपको इंडिया में, अगर आपको कुछ भी इंपोर्ट करना है, तो वो लगभग बेसिक कस्टम ड्यूटी उसकी वेव ऑफ कर दी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। उसके अलावा भी आप देखोगे, अगर आपको सोलर ग्लास इंपोर्ट करना है तो बेसिक कस्टम ड्यूटी पहले 7.5% थी, अब नील कर दी है सोलर ग्लास के लिए। जो मेरा सोलर ग्लास बनाना है तो सोलर ग्लास बनाने के लिए सोडियम एंटीमोन करके एक रॉ मटेरियल होता है जो अपन इंपोर्ट करते हैं, अब उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं है। सेम वैसे ही बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पे अब कुछ भी नहीं, मतलब जो भी अपन इंपोर्ट करते हैं ना, उन पे अब कुल मिला के जो भी इस तरह की रिन्यूएबल एनर्जी वाले, तो उस पर मैक्सिमम ऐसा आइटम है जो गवर्नमेंट ने बेसिक कस्टम ड्यूटी वेव ऑफ कर दी है। साथ में जो कुछ क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं जिसपे अभी अपन चाइना पे डिपेंडेंट है, कुछ क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स है जिस पे अपन चाइना पे डिपेंडेंट है, तो अब गवर्नमेंट बोल रही है तुम इनको यहीं पे प्रोसेस करो। तो यहीं पे प्रोसेस करने के लिए जो मशीन्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी, लाइक लिथियम, कोबाल्ट, इनको प्रोसेस करने के लिए, रेयर अर्थ एलिमेंट को प्रोसेस करने के लिए जो मशीन है वो इंडिया में ही करो। तो उसके लिए आप जो भी इंपोर्ट करोगे वो भी आपको टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया कि मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी वगैरह नहीं लगेगी। तो ऐसी बहुत सी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई। तो रिन्यूएबल एनर्जी को भी गवर्नमेंट ने अच्छे खासा प्रमोट करा है।
तो अब अपन एक एक बार मैं वापस से आपको बताता हूं कि मैं आगे अपनी बात करेंगे अभी कि इनके कौन कौन से हर एक सेक्टर्स के शेयर है। मैं एक बार वापस से बात करूंगा, इनके स्पेसिफिक शेयर्स की एक बार वापस से बात करूंगा, पर उसके पहले नेगेटिव इंपैक्ट भी किस किस पे आया है आपको पता है। ब्रोकर एंड ट्रेडिंग के जितने भी शेयर्स है, लाइक एंजल वन के, मोतीलाल ओसवाल के, बीएससी के, एमसीएक्स के, इन पे नेगेटिव इंपैक्ट आया। रीजन भी एससीटी बढ़ गई है, तो अब लोग शायद ट्रेडिंग वगैरह थोड़ी कम कर देंगे। मेटल सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट हालांकि कुछ ऐसा ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी, पर मेटल सेक्टर पे गवर्नमेंट कुछ करा भी नहीं और ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो ऑलरेडी बहुत भयंकर रैली पे था मेटल सेक्टर, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दी और इस पर कोई भी नया अपडेट नहीं है, तो ये शायद थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट दे सकता है। तो ये नेगेटिव इंपैक्ट वाले दोनों शेयर है। अब मैं आपको एक बार वापस से शेयर वाइज बताता हूँ, इंडस्ट्री वाइज, जिसकी आपको डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं एक बार बता देता हूँ कि ये कुछ शेयर है जिसकी डिटेल वीडियो आप देख सकते हो, जो मैंने डिटेल में एनालाइज करके बताया, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसकी मैं लिंक में अटैच भी कर दूंगा, मतलब वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट दिस इज नॉट ए बाय सेल एडवाइस, दीज शेयर्स आर जस्ट फॉर एन एग्जांपल पर्पस कि इनके फंडामेंटल वगैरह कैसे, आप एक बार मेरी वीडियो से चेक कर लेना। रेलवेज के अंदर जैसे आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, आरवीएनएल। आईआरसीटीसी का काम क्या है, ये एनबीएफसी है, तो रेलवे को फंड करती है। आईआरसीटीसी आपको पता है ये मोनोपोली टिकट बुकिंग के लिए। आरवीएनएल ईपीसी संभालती है, रेलवे बिजनेस के जो भी ईपीसी होती है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट वगैरह, ये संभालती है। ये ऑलरेडी इतने परसेंटेज डाउन हो चुके, करेक्ट हो चुके हैं। जुलाई 24 से जन 26 47%, ये मई 24 से जन 26 44% गिरा हुआ है, ये 48% गिरा हुआ है। तो ये कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, ठीक है। इनमें से कुछ कुछ इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड भी है, कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इनका पी रेशियो कुछ कुछ का कम भी है, ठीक है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जो मैंने आपको बताया था कि जो भी सेमीकंडक्टर, जनरली इंडिया के अंदर पूरा सेमीकंडक्टर नहीं बनता, उसके रिलेटेड बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, सेमीकंडक्टर के रिलेटेड इंडस्ट्री होती है। मैंने पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है, डिटेल वीडियो आप देख सकते हो। मॉसचिप टेक्नोलॉजी, टाटा एलेक्सी, डिक्सन, कैंस पावर, सीजी पावर, ये फैबलेस सेमीकंडक्टर बनाती है, मतलब आर्किटेक्चर डिजाइन करती है, खुद से सेमीकंडक्टर नहीं बनाती, सेमीकंडक्टर आर्किटेक्चर बनाती है। टाटा एलेक्सी उसको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। डिक्सन सारे के सारे मोबाइल वगैरह बनाता है। केन्स टेक्नोलॉजी जो भी चिप असेंबली होती है, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए चिप असेंबली होती है, चिप टेस्टिंग होती है, वो सब करता है। तो अब ये सारे शेयर भी 30%, 40%, 40%, 50% तक भी टूट चुके हैं। तो इसकी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के इन शेयर्स के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए मैंने आपको बोला वारी एनर्जी, इरिड IREDA, सुजलोन, आइनॉक्स, एनटीपीसी, ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर। वारी एनर्जी सोलर मॉड्यूल बनाती है। IREDA गवर्नमेंट की एनबीएफसी है, जो इनको लोन देती है, जो भी सोलर और पावर वाली एनर्जी से, पावर वाली कंपनी है। सुजलोन एनर्जी विंड टर्बाइन बनाती है। आइनॉक्स भी विंड टर्बाइन बनाती है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी सोलर और विंड पावर में डील करती है। इनके शेयर भी 25%, 53%, 43%, 56% ये सब टूट चुके। तो इन सारे शेयर का मैंने डिटेल एनालिसिस करके डाला हुआ, आप एक बार चेक कर सकते हो। सेम वैसे ही जो डिफेंस वाली थी कंपनी है, HAL, डाटा पैटर्न प्राइवेट कंपनी है, BEL, BDL, सोलर एक प्राइवेट कंपनी है, मेजागन डॉक, कोचिंग शिपयार्ड, ये डिफेंस बनाता है। ये मतलब डिफेंस एरोस्पेस जो हेलीकॉप्टर वगैरह वो बनाता है। ये डिफेंस एरोस्पेस की इलेक्ट्रॉनिक बनाता है। ये डिफेंस की इलेक्ट्रॉनिक बनाता है। ये मिसाइल बनाता है। ये इम्यूनाइजेशन, ये डिफेंस की शिप बिल्डिंग करता है, जो नेवी के लिए शिप के ऑर्डर होते हैं। सबकी डिटेल मैंने वीडियो डाली हुई है, और ये भी अभी डाउन पे चल रहा है। सो ये फाइनल अपना जो बजट था, किस किस सेक्टर पे इंपैक्ट आया, कैसे आया, कौन कौन से शेयर से जो आपको एक बार कंसिडर करनी चाहिए, अपनी वॉच लिस्ट में एक बार रखने चाहिए, वो एक बार आप ये चेक कर सकते हो। बाकी आपका क्या ओपिनियन है बजट पे, एक बार मुझे बताना। याद रखिए कि आपका क्या ओपिनियन है बजट के ऊपर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। हालांकि खराब ही रहा होगा, पर फिर भी आप क्या चाहते थे कि क्या इंप्रूव हो सकता था। और बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन नोटिफिकेशन याद से प्रेस कर देना। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, और भी ज़्यादा बजट को और ज़्यादा डिटेल में भी अपन की और क्या क्या एग्जैक्ट इंपैक्ट हो सकता है स्टॉक मार्केट रिलेटेड, पूरा जानेंगे अपन अगली वीडियोज़ के अंदर।